MPS 003 इकाई 2 विकास प्रतिमान विषयक बहस, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसकी प्रस्तावना में 2.1 में जो बातें कही गई है कि लोकतांत्रिक विकास में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक प्रतिमान का होना आवश्यक है, एक आदर्श का होना आवश्यक है, ताकि उस अनुरूप नियम का क्रियान्वयन हो सके, नियम का निर्माण हो सके, लोगों को वो नियम भा सके, उसके लिए वो नियम आवश्यक महसूस हो। और यह विकास प्रतिमान नीति के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। और जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, अपने देश का संविधान अपने ही लोग बना रहे थे, तो वहां पर विकास संबंधी बातें पर तमाम बहसें चली। और सबसे महत्वपूर्ण जो उन लोगों के दिमाग में था कि कैसे देश का विकास करना है, आने वाली पीढ़ी का विकास करना है, एक आदर्श प्रतिरूप विकसित करना है, और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने के साथ साथ एक समायोजित तरीके से सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न करना था, जिसमें कि सर्वांगीण विकास का शुभ अवसर तमाम लोगों को मिल सके। विकास के मुद्दे पर तमाम बहसें हुई, भौगोलिक नीति पर चर्चा हुई, अपनी जमींदारी के संदर्भ में बातें हुई, भूनीति कैसी होनी चाहिए इस पर चर्चा हुई, औद्योगिक विकास देश के लिए कहाँ तक लाभदायक हो सकता है इस पर चर्चा हुई, और किस प्रकार की योजना बनाना आवश्यक रहेगा। तो ये तमाम संबंधी बातें हमारे संविधान निर्माता के समक्ष मौजूद रही। विकास प्रतिमान विषयक बहस के संदर्भ में अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, आजादी के समय, 1947 के आसपास का समय सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास करना एक बहुत चुनौती थी। और इसके लिए जो वहाँ पर राह दिख रहे थे, 3 प्रकार की मुख्य धाराएं फुटती दिख रही थी कि किस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को अपनाई जाए। आप जानते हैं कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, न ही कि सिर्फ पूंजीवादी प्रणाली को ही महत्व नहीं दिया, न ही राज नियंत्रित व्यवस्था को महत्व दिया, बल्कि सबों को मिलाकर अपने क्षेत्र के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में जो नीति बनानी आवश्यक समझी उसे अपनाया। यहाँ पर 3 मुख्य धाराएं जो दिख रही थी संविधान निर्माताओं को, हमारे राष्ट्र निर्माताओं को, हमारे तत्कालीन सरकार को, कि अल्प राज नियंत्रण एवं समर्थन के साथ साथ पूंजीवादी औद्योगिकरण, मतलब राज्य का नियंत्रण कम हो, राज्य का नियंत्रण कम रहे और वहीं राज्य समर्थन भी दे आंशिक तौर पर, वहीं पूंजीवादी औद्योगिकरण को अपनाया जाए। वहीं दूसरी जो धारा दिख रही थी कि राज्य के मार्गदर्शन में समाजवादी औद्योगिकीकरण, राज्य के मार्गदर्शन में जो कुछ होगा राज्य के नियंत्रण में होगा। जैसे कि सोवियत संघ में था, राज्य नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था थी, और उस प्रकार की वो भी एक विकल्प था। तीसरा विकल्प जो था धारणात्मक रूप से, जो हमारे गांधी जी कहा करते थे, राज्य का कोई आवश्यकता ही नहीं है, और गांधीवादी हम जानते हैं कि सर्वोदय की अवधारणा पर चलते हैं, सबका उदय, इस प्रकार की व्यवस्था गांधी जी की थी। सबों का उदय हमें करना है, और जो नीचे से नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हो, तो उसका भी हमें उतना ही विकास करना है, सभी लोगों का विकास करना है, राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। खैर, यहाँ पर हमने दोनों प्रकार की व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की,
हम देखते हैं कि कहीं न कहीं समाजवादी अवधारणा भी है और कहीं न कहीं पूंजीवादी अवधारणा को भी हमने अपनाया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि आज़ादी के जो पृष्ठभूमि थी वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध था 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध चला 9 अगस्त 1945 तक और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ 2 साल बाद। तो वहाँ पर उसके साथ-साथ 47 में देश का विभाजन हो गया। देश की विभाजन की स्थिति थी। वहीं हम यह भी जानते हैं 1943 में बंगाल में भीषण अकाल भी पड़ा था। 25 लाख के आसपास के लोगों की जानें जा चुकी थी। खाद्य आपूर्ति एक बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों को खाना उपलब्ध कराना बहुत बड़ी समस्या थी। और आज़ादी के समय का अवधि का जो वो परिस्थिति तो यह रही कि कहा जाता है कि 2.7 मिलियन टन खाद्यान्न आयात करना पड़ा था उस समय। और एक तरह का बहुत ही आर्थिक संकट की स्थिति थी। और जो कुछ भी खाद्य उत्पादक प्रांत थे वह बंटवारा हो गया था। वह पाकिस्तान में चला गया था, जो हमारी उर्वर जगह थी। उस समय तक तो भारत में ही था, लेकिन विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया था। तो इससे और समस्या बढ़ी और यही कारण रहा कि आज़ादी के समय में 2.7 मिलियन टन खाद्यान्न आयात करना पड़ा। और इन सबों के साथ-साथ एक जो खाद्यान्न संकट था ही था। देश विभाजन के बाद भीषण रक्तपात की स्थिति थी, पलायन की स्थिति थी, लाखों लोगों की जानें जा चुकी थी। और इसके साथ-साथ एक शरणार्थी की भी समस्या थी। यहाँ से जो लोग जा रहे थे, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो शरणार्थी की भी बहुत बड़ी संख्या थी। इसे भी सरकार को भोजन खिलाना था और बहुत बड़ी सरकार के पास समस्या थी। गांधी जी ने नैतिक आधार पर किसी प्रकार का नियंत्रण का विरोध किया, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता। और यही कारण रहा कि वहाँ पर खाद्य का मूल्य भी, खाने का मूल्य तेजी से बढ़ रहा था। और यही कारण रहा कि सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और कई प्रकार की सब्सिडी राशन पर दी, खाद्यान्न पर दी, ताकि आम लोगों को कम कीमत पर अनाज मुहैया कराया जा सके, उसे पेट भर भोजन दिलाया जा सके। और हम देखते हैं कि उस आज़ादी के बाद से उसी समय से फिर राशन प्रणाली का भी विकास हुआ, राशन प्रणाली का विस्तार किया गया। आप देखते होंगे कि अभी तो प्रत्येक घर वाले को राशन कार्ड नहीं, लेकिन आप सुनते होंगे बीपीएल को राशन कार्ड दिया जाता है, 5 किलो गेहूँ, 10 किलो गेहूँ, चावल। या कोरोना काल में हमने देखा कि सभी को जो जो नीडी थी, जिसको आवश्यकता था, तो उन्हें राशन मुहैया कराया गया। तो कहने का मतलब था कि उस समय जो स्थिति थी और विकट थी, तो उसी समय के बाद से राशन प्रणाली का भी विस्तार अपने देश में किया गया, ताकि हर एक लोगों को कम से कम भोजन मुहैया कराया जा सके। एमपीएस 003 इकाई 2 विकास प्रतिमान विषयक बहस के अंतर्गत 2.3 भ्रमकारी अधिव्यापन को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जो 3 विचारधाराएं रही, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को अपने देश में स्थापित करने की, जो कि राज नियंत्रण में रहे, राज का समर्थन रहे, पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था भी स्थापित हो, राज का कम नियंत्रण रहे, राज्य के मार्गदर्शन में सामाजिक व्यवस्था रहे, औद्योगिकरण हो, राज्य के नियंत्रण में हो, और गांधी का सर्वोदय संबंधी व्यवस्था हो। तो इन तीनों की मूल बातों को देखें तो कहीं न कहीं बहुत सी बातें ऐसी है जो कि तीनों में दिखती है। स्पष्ट रूप से तीनों में विभाजन नहीं हो सकता है। और वहीं हम यह भी देखते हैं कि व्यवहारिक धरातल पर जो स्थिति थी आज़ादी के समय, गरीब से गरीब लोग भी का भी विकास करना था। और कोई भी राजनेता थे, वे चाहते थे कि इन गरीब का, हमारे देश के हर एक व्यक्ति का विकास हो। और जाहिर है, हर एक व्यक्ति के विकास के लिए चिंता की बात अगर देखें तो यहाँ पर गांधी जी सर्वप्रथम वे व्यक्ति आते हैं जो कि सबसे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ नजर आते हैं गरीब लोगों के प्रति, समाज के अंतिम लोगों तक के प्रति। यहाँ पर गांधी जी के मुकाबले अन्य सभी उनके पीछे ही आएंगे। वहीं हर एक लोगों के विकास का उनका सपना कहीं न कहीं उनको समाजवादी स्वरूप प्रदान कर देता है, समाजवादी चिंतन के करीब रख देता है।
एक और गांधी जी हर एक व्यक्ति का विकास तो चाहते हैं, वहीं राज्य की बात करें, राज्य सत्ता की बात करें, तो गांधी जी एकमात्र नेता आते हैं, सर्वोपरि नेता आते हैं जो राज्य में आस्था नहीं रखते हैं, राज्य को महत्व ही नहीं देते हैं, राज्य की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते हैं। और गांधी जी इतनी अधिक अनास्था राज्य पर रखते हैं कि उससे अधिक कोई रखते भी नहीं है। और इस दृष्टि से राज्य पर आस्था रखने की नहीं का कारण ही नैतिक रूप से राज्य नियंत्रण के खिलाफ उनकी आर्थिक गतिविधि दिखती है। जब वे राज्य पर भरोसा ही नहीं करते हैं तो फिर राज्य आर्थिक गतिविधि चलाएगा कैसे? और जब राज्य की सरकार की बात नहीं करते हैं, राज्य पर नियंत्रण, उस बाजार पर नियंत्रण सरकार का नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो भारतीय पूंजीवादी वर्ग होते हैं उनके वे प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग भी तो यही चाहते हैं कि सरकार नहीं रहे, सरकार का कम से कम नियंत्रण रहे। तो इस आधार पर गांधी जी पूंजीवादी भी कभी सर्वोपरि नेता बन जाते हैं, उनके बीच लोकप्रिय बन जाते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भारतीय पूंजीपति ने गांधी की नीति को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि गांधी जी अपने आर्थिक चिंतन पर चलते थे, वे लघु और कुटीर उद्योग पर बल देने की बात करते हैं, जिसे कि पूंजीवादी नहीं स्वीकारते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी कुटीर उद्योग पर बल दिए और राज्य को निरस्त करने की बात करते हैं। इसके साथ साथ गांधी जी राज्य को उतना ही स्थान देते हैं, उद्योग की बात करते हैं, उस उद्योग, किसी उद्योग को गांधी जी उतना ही मानते हैं जिससे कि देश में सिर्फ बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। और आप जानते हैं कि पूंजीवादी की तरह ही समाजवादी जो थे, वे चाहते थे कि विकसित देशों में आर्थिक समस्या का हल तलाशने के लिए आपको पूंजीपति वर्ग के पास जाना ही होगा, पूंजीवादी को नए नए कल कारखाने स्थापित करने ही होंगे, बृहद स्तरीय उद्योग लगाने ही होंगे। और जब ऐसा होता है तो दूसरी ओर लघु और कुटीर उद्योग का प्रभाव कम हो जाता है। तो पूंजीवादियों से भिन्न वे राज्य नियंत्रण में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इस सब में हमारी परंपरागत समाजवादी नीति जो थी वहाँ पर राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता जता रही थी। जैसा कि सोवियत संघ, सोवियत गणराज्य में अमल में आ रहा था, सब कुछ राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी और तभी हम समाजवादी व्यवस्था को साकार भी कर सकते थे। ऐसी भी उस समय कल्पना की गई, ऐसी बातें सोची भी गई। और स्वतंत्रता के पूर्व नेहरू सोवियत संघ के समाजवादी व्यवस्था के प्रति आकर्षित भी दिखते हैं। वहीं भारत सरकार में जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो कहीं न कहीं पूंजीपतियों को लगा कि यह समाजवादी झुकाव की ओर अग्रसर होगा, पूंजीपति के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। हालांकि भारत में औद्योगिक श्रमजीवी वर्ग के बीच बढ़ती युद्ध प्रियता से जुड़ा यही कारण था कि औद्योगिक संबंध के विषय में भी आलोचना की गई, उस पर भी प्रश्न उठाए गए और भारतीय जो पूंजीपति वर्ग थे वे श्रमिक संघवाद और श्रम सिद्धांत हेतु राज्य समर्थन को पसंद नहीं करते थे। श्रमिक के वर्ग में, श्रमिक के हित में जब राज्य बोलता है तो पूंजीपति उसे पसंद नहीं करते हैं, पूंजीपति श्रमिक को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं गांधी जी ने श्रमिक संघवाद का तब तक पक्ष लिया जब तक कि वह उद्योग मालिकों के साथ मित्रतापूर्वक काम करता रहा। जब गांधी जी के अनुसार श्रमिक रहे लेकिन उद्योग मालिक के साथ मित्रवत काम हो तभी तक, ऐसा नहीं कि उनका वहां पर शोषण हो, वर्ग विरोध जैसी स्थिति को गांधी जी पसंद करते थे, मतलब वर्ग की स्थिति नहीं बने। वहीं समाजवादी सिद्धांत भी तो वर्ग विरोध पर ही आधारित व्यवस्था के रूप में हमें दिखती है और भारत के पूंजीपतियों के लिए यह असंभव बना दिया कि वो अपनी मजबूत स्थिति के नाम के मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए गांधी का नाम का वो प्रयोग कर सकता है। आप जानते हैं कि गांधी जी श्रम की गरिमा की बात करें, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रमिक रहे, काम करे, लेकिन उसकी गरिमा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जब देखते हैं गांधी जी की नीति को तो वे शरीर श्रम की भी बात करते हैं, वे श्रम को कोई खराब बात नहीं मानते हैं, बल्कि इसे तो सामाजिक व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था का एक पूंजी की संज्ञा देती है। और भारत की विशाल जनसंख्या को वे
उपयुक्त श्रम में लगा देने की बात करते हैं। और गांधी जी यह भी कहते हैं कि व्यक्ति यदि श्रम करता है, वह यदि परिश्रम करता है, तो उसे इतना तो जरूर मिलना चाहिए कि वह अपना जीवन चला सके, सादा जीवन उच्च विचार को नैतिक जीवन के रूप में वह ढाल सके। और यही कारण रहा कि गांधी जी प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योग के मुकाबले श्रम प्रधान उद्योग को वरीयता देते हैं। टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्री को वे कम महत्व देते हैं और लेबर वाली इंडस्ट्री को वे महत्व देते हैं। इसीलिए कि व्यक्ति को महत्व मिले, व्यक्ति के परिश्रम का फल उसे मिले। और यही कारण रहा कि गांधी जी कुटीर उद्योग के विस्तार की बात करते हैं। गांधी जी आप जानते हैं स्वदेशी की बात की है। स्वदेशी का अर्थ क्या हुआ? स्वदेशी का अर्थ हुआ कि अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए ताकि व्यक्ति का जीवन शुद्ध रहे, अपनापन रहे, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी लोग जुड़े रहेंगे अब तो, और स्वाधीनता का अनुभव करेंगे। पश्चिमी संस्कृति का भी अंधानुकरण वो वहां पर नहीं करेंगे। गांधी जी का चिंतन तो यह है। और राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक सिद्धांत विचार को सर्वसम्मति मिल जाना विविधता भरे देश में आसान काम नहीं था। और हम यही कारण रहा कि अभी देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय सर्वसम्मति की बात करें तो जितनी की भूमि सुधार के संदर्भ में एक मान्यता प्राप्त हुई, उतनी अन्य मुद्दे पर नहीं हो सकी। और अस्थाई बंदोबस्त की भी उसमें भूमि का बंटवारा सुचित ढंग से करना था, तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि आज़ादी के पहले अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन वह पूर्वी बंगाल में ज़्यादा चला गया था, बांग्लादेश में। और यहाँ की स्थिति जो जागीरदारी जमींदारी की थी, ब्रिटिश प्रांत की थी, तो यहाँ पर इन सबों की में भी व्यापक तौर पर बदलाव करने की आवश्यकता उसमें महसूस की जा रही थी। MPS 003 इकाई 2 विकास प्रतिमान विषयक बहस के संदर्भ में 2.4 भूनीति विषयक बहस देखते हैं। तो भूनीति विषयक मतलब भूमि संबंधी जो विचार विमर्श किए गए उस पर इसमें बताया गया है। और यह ही वह मुद्दा रहा जिस पर कि सबसे ज्यादा लोग एक मत थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार भूमि का अधिकतम लाभ लिया जा सके, अधिकतम भूमि का उपयोग किया जा सके। इन बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ भूमि स्वामित्व की भी स्थिति भी परिवर्तन हुआ। इसका उचित और न्यायपूर्ण वितरण की मांग की जाने लगी थी और ऐसा एक हद तक किया भी गया। इसके पहले भी हम देखते हैं कि बम्बई योजना कुछ उद्योगपतियों ने बताया था, वहां भी भूमि सुधार का जिक्र किया गया था। 28 जून 1946 को बिरला ग्रुप, बिरला समूह ने का उसका जो एक ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट गिरिपत्र होता था, उसमें उन्होंने घोषणा किया कि भूमि सुधार हेतु एक मजबूत पक्ष तैयार किया जाए। और उसमें इस बात को कहा गया कि जमींदार तो उसी पर निर्भर है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो उसी पर निर्भर है। और आर्थिक औचित्य यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। वहीं दिसंबर 1946 की बात करें तो गांधीवादी नेता थे J.C. कुमारप्पा। उन्होंने दिसंबर 1946 में उनके नेतृत्व में भूमि सुधार संबंधी एक योजना बनी, राष्ट्रीय योजना समिति बनी भूमि सुधार के लिए। उसकी ही एक उप समिति थी भूमि सुधार उप समिति योजना। और उसमें कुमारप्पा के नेतृत्व में जो बातें कही गई कि भूमि सुधार के लिए 3 बातें रखी गई कि जमींदारी और अन्य मध्यवर्ती अधिकारों का अंत कर दिया जाए, वास्तविक किसानों को अधिकार दिलाया जाए और भूमि धारण पर अधिकतम सीमा आरोपित किया जाए। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि गांधीवादी नेता ही थे, गांधीवादी अनुयायी ही थे। विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था।
दरअसल उसके पहले किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन को ठंडा करने के लिए एक तरह से भूदान आंदोलन चलाया गया। हालांकि गांधीवादी नीति यहाँ पर पहले से चली आ रही थी, गांधी की एक धारणा थी। वहीं भूदान आंदोलन में हुआ यह था कि जमींदारों और रजवाड़ों से भूमि ली गई थी, लगभग 47 लाख एकड़ से अधिक जमीन ली गई और उसे किसानों के बीच वितरित कर दिया गया। 47 लाख में तो 21 लाख एकड़ जमीन तो बिहार से ही थे। हालांकि संविधान निर्माण के समय भूमि सुधार पर खूब चर्चा हुई, खूब विचार विमर्श हुआ और जमींदारी और मध्यवर्ती अधिकारों के संदर्भ में बहस हुई। क्षतिपूर्ति की मांग उठाई जाने लगी कि यदि हम जमीन देंगे तो उसके बदले में क्षति दी जाएगी, क्षतिपूर्ति की जाए। और भारत की संविधान सभा में उसी समय संपत्ति के अधिकार पर भी चर्चा हो रही थी, जिस पर भी और बहस तेज हो गई थी। वहीं 2 मई 1947 को राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने संपत्ति के अधिकार पर एक अपना संशोधन प्रस्ताव रखा वहां पर, और जो कि क्षतिपूर्ति से पहले उचित शब्द लिखकर मुआवजा दिए जाने की बात उन्होंने की कि सार्वजनिक उद्देश्य से ऐसा जरूरी है तो ठीक है, राज्य निजी संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, उसकी अनुमति देगा, लेकिन उचित मुआवजा दिया जाए। यहीं पर उसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट किया कि नहीं, यह संशोधन प्रस्ताव को हम खारिज करते हैं। जमींदार लोग अथवा उनके कुछ प्रतिनिधि लोग इस तरह भूमि सुधार कार्यक्रम को असफल नहीं कर सकते, इसे निष्फल नहीं कर सकते हैं। समय को उन्हें पहचानना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा किया कि उन्होंने यह भी कहा कि जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रांतों में विधान पहले से ही लागू किए जा रहे थे और इस आशय का कानून संविधान लागू होने के पहले से ही बनाए जाते रहे थे और अधिग्रहण की प्रक्रिया यहाँ पहले से ही मौजूद है और यह विधायिका जमींदारियों को खत्म करने हेतु कदम पहले से भी उठाती रही है। और हम देखते हैं कि बाद में भूदान आंदोलन के नाम से इसे एक गति प्रदान की गई और भूमि का अधिकतम उपयोग हो, भूमि स्वामित्व का उचित बंटवारा हो, और यह भी कोशिश की गई। और जो जमींदार के पास जितनी जमीन थे राज्य के पास, वह वहां पर जो किसान था उन्हें वह जमीन वितरित कर दी गई। किसानों के 2 करोड़ से अधिक किसानों को जमीन दी गई, उन्हें उसका मालिकाना हक प्रदान किया गया। जो काश्तकार थे, जो खेती करते थे, उन्हें सिर्फ श्रमिक की ही संज्ञा नहीं दी गई, बल्कि वह जमीन उसका अपना निजी जमीन की तरह हुए उसका देखभाल करने लगे, वहां पर उस पे वह उत्पादन का कार्य करने लगे थे। 2.5 नियंत्रण प्रणाली। इसके अंतर्गत यदि हम देखें, जो बातें कही गई है कि खाद्य पूर्ति पर नियंत्रण की बात हुई और राशन व्यवस्था की आपूर्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफी आवश्यक हो गई थी, इसलिए कि साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा जो युद्ध लड़ी जा रही थी उसको राशन मुहैया कराना आवश्यक था। और युद्ध की समाप्ति के बाद बाजार की अनिश्चितता बनी हुई थी और यहाँ पर सरकार का नियंत्रण आवश्यक हो रहा था। और विभाजन, जब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया, भारत का विभाजन हो गया, तो फिर खाद्य के मोर्चे पर जो अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई, अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तानी इलाकों में चले गए थे, तो इससे भी बहुत परेशानी बढ़ी। वहीं 1944 में ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने 14 जनवरी 1944 के अंक में अपनी बात रखी थी कि कार्यक्षेत्र एवं लक्षण में नियंत्रणों की वर्तमान व्यवस्था का क्रमिक सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे और एक तरह से आर्थिक योजना दीर्घकालिक के रूप में प्रभावी बने। और हालांकि 1946 के आते आते यह मुद्दा काफी विवादास्पद के रूप में भी दिखती है। हम यह भी देखते हैं कि वहीं एक अर्थशास्त्री हुए एडी गोरेवाला और डी.आर. गाडगिल, उनके नेतृत्व में एक
रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिन्स मूल्य बोर्ड बनाया गया था उनके नेतृत्व में और उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को कहा कि नियंत्रण व्यवस्था का सुधार हो, न कि नियंत्रण व्यवस्था की समाप्ति की जाए। और यह भी देखते हैं कि अधिकतर औद्योगिक आकर्षक व्यक्तियों वाली सितंबर 1947 में नियुक्त एक अलग कमेटी हुई, खाद्य और नीति कमेटी। और उसी वर्ष दिसंबर में खाद्य नियंत्रण की वर्तमान जो व्यवस्था थी उसके तहत सरकार की वचनबद्धता को घटाने की सिफारिश करती हुई एक रिपोर्ट आई और उसे अंगीकृत भी किया गया। और का जैसा कि उसी समय गांधी जी की भी नीति आई कि विनियंत्रण को बढ़ाया जाए और नियंत्रण एक हुआ यही कि नियंत्रण को हटा लिया गया। और जब ऐसा किया गया तो पुनः दाम बढ़ने लगे खाद्यान्न की। और उसके बाद फिर हम यह भी देखते हैं कि नियंत्रण पुनः लागू कर दिया गया। और 1945-46 में जो राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठा, यह भी एक गंभीर बात थी। विशेष करके जो वामपंथी रुझान थे, समाजवादी का रुझान था, वह कहीं न कहीं व्यापारियों के हितों की बात नहीं कर रहा था। व्यापारियों के हितों के अनुकूल उन्हें वो बात नहीं जच रहा था। और यही कारण रहा कि भारतीय व्यापारीगण एक तरह से कहीं न कहीं उग्रपंथी की बात करें या समाजवादी की बात करें तो वो जिस तरह की राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे उससे व्यापारीगण भयभीत नजर आ रहे थे। और फिक्की आप जानते हैं, वहां पर 14 जून 1946 को ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट में घोषणा की गई कि हम अर्थव्यवस्था की पूरी श्रृंखला के समग्र एवं तत्काल समाजीकरण के सोवियत आदर्श को निष्कपट रूप से निरस्त करते हैं। सोवियत संघ वाली व्यवस्था अपने देश में आजमानी नहीं लागू की जानी थी। और भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की आप जानते हैं, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनका एक सम्मेलन था। वहां पर नेहरू जी गए और नेहरू जी ने वहां पर व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग चिंता नहीं करें और आप लोग अगर ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि सरकार उद्योग को नुकसान पहुंचाने की राह पर है, ऐसा कुछ करेगी, तो आप लोग गलतफहमी में है। सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। भारत का अर्थव्यवस्था एक अपना एक अर्थव्यवस्था होगा, ये सबों को लेकर चलने वाली व्यवस्था होगी। पूर्णतः सब कुछ राज्य के नियंत्रण में नहीं होगा, जैसे कि सोवियत संघ में सब कुछ राज्य के नियंत्रण पर था, वैसी भारत में नहीं होगी। और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि उद्योग के लिए जितनी सुविधा चाहिए, उत्पादन हेतु जितनी सुविधाएं चाहिए, जो तकनीकी, वैज्ञानिक, विद्युत संसाधन जो कुछ चाहिए, हम यथासंभव उसे मुहैया कराएंगे। और यह भी देखते हैं कि 4 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन को उन्होंने फिर संबोधन किया था और उन्होंने व्यापारियों को पुनः आजादी के पहले 4 अप्रैल 1947 को पुनः आश्वस्त किया कि हम उद्योग को यथासंभव बढ़ावा देंगे। यह अलग बात है कि भारत ने मिश्रित व्यवस्था अपनाई, अर्थव्यवस्था अपनाई और समाज को लेकर चलने की नीति को स्वीकार किया। और अगर हम यहाँ पर योजना का मुद्दा को देखें तो भारतीय जनता के सभी वर्गों ने भारत सरकार की योजना का एक तरह से समर्थन किया वहां पर। और हम यह भी देखते हैं हालांकि नेहरू और पटेल के बीच आर्थिक योजनाओं को लेकर थोड़ी मतभेद की स्थिति बनी रही, लेकिन कहीं न कहीं पूरी योजना का सबों ने स्वागत किया। और हम यह भी देखते हैं कि सोवियत संघ की योजना का एक तरह से कहीं न कहीं उसको नकार दिया गया, सोवियत संघ की प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया और राज्य निर्देशित व्यवस्था का स्वागत किया। हालांकि यह राज्य निर्देशित व्यवस्था पे पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिख रही थी, वो अस्पष्ट थी। इसके बावजूद इस वो अस्पष्ट व्यवस्था का स्वागत किया गया और राज्य की भूमिका उद्योग के संदर्भ में भी जो अपनाई गई, इसका भी स्वागत किया गया। हालांकि यह भी कही गई कि जिसके पास राज्य की भूमिका तो उद्योग के संदर्भ में रहेगी, वहीं राज्य की भूमिका वहां पर भी
उद्योग के संदर्भ में रहने के साथ साथ समाज के हित में होगी, समाजवादी भावना को भी लेकर चलने वाली होगी। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि समाजवादी एवं जो वामपंथी थे, उग्रवादी के रूप, उग्र विचारधारा के संदर्भ में, वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों में राज्य की अधिक भूमिका चाहते थे कि राज्य अधिक भूमिका निभाए ताकि कल्याणकारी भावना को ज्यादा विस्तार दिया जा सके। वहीं हम यह भी देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही चाहते थे और नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। और यह भी बात हुई कि सरकार ने योजना आयोग की स्थापना किया और ताकि वे अपने अनुकूल उसे अमल में ला सके एक सलाहकारी संस्था के रूप में। और योजना आयोग की स्थापना की बात अगर करें तो यह एक आर्थिक विचारधारा के उद्देश्य से की गई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि योजना आयोग का गठन यदि होगा तो वहां पर फिर वो सोवियत प्रणाली को अपनाएगी और सोवियत प्रणाली को अपनाने का मतलब है कि फिर वहां पर वो प्रभावी होगी राष्ट्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया जाएगा। और यह भी कहा जाता है कि पटेल की मृत्यु के बाद ही भारतीय योजना आयोग स्थापित किया जा सका, जो कि उसके पूर्व पटेल के रहते ये संभव नहीं हो। और हम देखते हैं कि पटेल की मृत्यु के बाद भारतीय योजना आयोग स्थापित होती है। हालांकि यह मंत्रिमंडल के अधीन रहती है और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2.8 औद्योगिक संबंध, इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि श्रमिक संघ के मुद्दे को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी रही और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1920 में हो गई थी और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के कहने पर या उन्हीं से प्रेरित होकर अपने देश में भी अखिल भारतीय श्रमिक संघ एटक की स्थापना होती है। और अखिल भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना होने के बावजूद कांग्रेस जन जो है इससे अलग रहे, कांग्रेस ने उसकी स्वीकृति नहीं दी। और कांग्रेस में कब जुड़े तो 1922 में। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था गया में, उसके बाद कांग्रेस उससे जुड़े। और आप यह भी देखते हैं कि गांधी जी ने अहमदाबाद वस्त्र उद्योग कर्मचारी संघ को बनाया था। इस तरह के एटक में गांधी जी भी सहमति नहीं देते हैं और कहीं न कहीं वो इससे अलग रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि एटक अखिल भारतीय श्रमिक संघ जो है उस पर साम्यवादी का प्रभाव रहा, समाजवादी का प्रभाव रहा, कांग्रेस का प्रभाव उस पर नहीं रहा। और उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि 1942 की स्थिति होती है जब भारत छोड़ो आंदोलन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी को जो है जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के साथ साथ यद्यपि कि समाजवादी पार्टी के भी लोग गए, समाजवादी जो नेता उसमें कहलाते थे वे भी गए और यहाँ पर एटक खाली रह गया और यह कहीं न कहीं यह क्षेत्र साम्यवादी के लिए छूट गया, उसको एक मौका मिल गया। यह उसे एक आज़ादी के रूप में थी, उन्हें जेल में नहीं डाला गया, उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया। और ऐसा आप जानते हैं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो साम्यवादी ने उसका विरोध किया था। साम्यवादी सदस्य जो थे वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, फलतः अंग्रेज उनके फेवर में थे। कांग्रेस ने क्या किया, जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे, प्रभावित थे, उससे जुड़े हुए थे, उसको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मजदूर मोर्चे में साम्यवादी का प्रभाव बढ़ने लगा था। साम्यवादी का विस्तार होने का यहाँ एक प्रमुख कारण यह भी रहा। और जब सत्ता का हस्तांतरण 1947 की स्थिति, तो ब्रिटिश उद्योग जो है भारतीय हाथों में ही जाना था, वो गया, लेकिन वहां पर जो श्रमिक की थी वह कहीं न कहीं कांग्रेस के विरोध में थी, श्रमिकों की स्थिति। और युद्ध प्रियता की स्थिति कांग्रेस द्वारा नापसंद की गई थी। और यहाँ यह भी देखते हैं कि मजदूरों की जब हड़ताल की बात आई तो कांग्रेसियों ने उनके कर्मचारियों जो के द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा था उसका विरोध किया। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि अहमदाबाद वस्त्र उद्योग कर्मचारी संघ जो था उनके नेतृत्व में 1947 में पुनः एक नए मजदूर संगठन की स्थापना होती है, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ। हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ जिसमें कि अहमदाबाद वस्त्र उद्योग कर्मचारी से जुड़े हुए लोग थे, वे वहां पर
एक नए संगठन के रूप में आते हैं। और हालांकि हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ को जन समर्थन उतना नहीं मिल सका और वो कहीं न कहीं वो सफल हो रही थी। उसी एक का परिणाम यह रहा कि हम देखते हैं कि 1947 में सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के जो नेता थे, शीर्ष स्तर पर नेता थे, वे दिल्ली में एक बैठक करते हैं और वहां पर फिर एक अलग ही श्रम संगठन श्रमिक संगठन बनाने का फैसला करते हैं। और वहीं पर हम यह देखते हैं कि इंटक की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की स्थापना होती है, उसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त होता है। और उसके बाद हम यह भी देखते हैं उसके एक अन्य वर्ष के बाद ही उसके बाद दो और श्रम संगठन जन्म ले लेता है। हिंद मजदूर सभा इंटक से टूट जाती है, इंटक जो कांग्रेस द्वारा समर्थित थे, उसके बाद उससे अलग होकर हिंद मजदूर सभा बन जाती है। और एक हो जाता है एटक, जो पहले था साम्यवादी वाला प्रभाव का, उससे टूटकर संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस। इस तरह के दो नए मजदूर संगठन अस्तित्व में आते दिखते हैं। और देश की आज़ादी के बाद कहीं न कहीं पूंजीपति वर्ग को पनपने का भी मौका मिला, लेकिन वे लोग शांति चाहते थे। बिना शांति का पूंजीपति फिर बढ़ने आगे नहीं बढ़ पाते थे। औद्योगिक संबंध प्रभावित होने की आशंका थी। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए शांति भी जरूरी हम देखते हैं। वहीं जो युद्धप्रिय श्रमिक संघवाद था, वे इसके विरोध में थे। और चूंकि जब हम लोग का अपना देश हो चुका था और इसीलिए वहाँ पर साम्यवादी और समाजवादी चाहते थे कि अर्थव्यवस्था के भीतर ही वर्ग संबंध वहां पर कायम किए जाए, किसी प्रकार का क्लास का भेदभाव नहीं रहे। अब देखते हैं 2.9 राजनीतिक बहस। यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय का काल ऐसा रहा जो कि देश की अस्तित्व को लेकर वैचारिक बहस में भी काफी आक्रोश था, काफी तीव्रता थी और उस वैचारिक बहस ने राजनीति पर अपना प्रभाव डाला। हम यह भी देखते हैं कि युद्ध उसमें समाप्त हुआ था और स्थिति यह थी कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही थी और भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और इसी क्रम में लियाकत अली खान, जो कि उस अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक बजट प्रस्तुत किया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जितने भी व्यापारी हैं वो 1 लाख रुपए से अधिक का लेन देन करते हैं तो उस पर 25% टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए। और ऐसा करने का मतलब था कि जो दौलतमंद भारतीय थे, खर्चीली आदत था, उन पर कहीं न कहीं विराम लगाना कि उसका उद्देश्य यह था। लेकिन यह समाजवादी रंगों में रंगा हुआ प्रतीत होता है, परंतु वहीं कांग्रेस ही जो है इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है और इससे व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा। और विशेषकर जो कांग्रेस के समर्थक व्यापारी वर्ग के थे, वे लोग इसके पक्षधर कदापि नहीं थे और इससे कांग्रेस और लीग दोनों में मतभेद काफी बढ़ा। दोनों में मतभेद इतना बढ़ा कि संबंध भी समाप्त हो गया और देश के विभाजन के लिए यह मतभेद कहीं न कहीं एक खाद पानी का काम किया। और साम्यवादी का एक अलग ही झुकाव था। स्थिति यह थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उनकी पूर्व संध्या पर कहा जाता है कि जून 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति ने बैठक किया और यह निष्कर्ष रहे वो लोग कि स्वतंत्रता आंदोलन ने साम्राज्यवादी शासकों को मजबूर किया है। हम यह स्वीकारते हैं कि भारतीय नेताओं के साथ वो खुला समझौता करे। और इसके पहले भी पूर्ववर्ती भारत के राजाओं ने, जमींदारों ने बृहत व्यापार के साथ नया गठबंधन का प्रयास कर रहे थे। फिर भी वे मानते हैं कि 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना, आप जानते हैं माउंटबेटन योजना ने 3 जून 1947 को आया था और पार्टी का कहना रहा कि 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्रस्ताव में शामिल करार ब्रिटिश भारत के विभाजन हेतु राष्ट्रीय उन्नति के लिए नई संभावनाओं का प्रस्ताव किया और लोकप्रिय सरकार, संविधान सभा, राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे एक तरह का यह अस्त्र का काम किया। और उन लोगों ने भी 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता का समर्थन किया। वहीं स्वतंत्रता के बाद दिसंबर 1947 में देखते हैं तो उन्होंने पैतरा अपना बदलना शुरू कर दिया और माउंटबेटन पहले तो स्वीकार किया था, ठीक है, लेकिन दिसंबर 1947 में कहा माउंटबेटन योजना की स्वीकृति एक साम्राज्यवादी, सामंतवादी, बुर्जुआ संयोजन के आधार पर की गई और यह एक कायरपूर्ण आत्मसमर्पण था। और हम यह भी देखते हैं कि आगे 47 के बाद 48 में, 49 में साम्यवादी प्रभाव बढ़ा। इसकी और लोगों का झुकाव भी कई एक कारणों से बढ़ा।
हम देखते हैं कि 1947 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने 28 फरवरी 1947 को अपनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस शब्द हटाने का फैसला कर लिया और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह स्वार्थों के लिए काम करती है। और यह भी देखते हैं कि मार्च में पार्टी ने क्या किया, गैर कांग्रेसी जो सदस्य थे उसके लिए अपना सदस्यता का दरवाजा खोल दिया। वहीं यह भी देखते हैं कि जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हो जाती है 31 जनवरी 1948 को। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि सुरक्षा तो उपेक्षा किया गया, गांधी जी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। इन सब कई कारणों से जयप्रकाश नारायण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया था। वहीं जयप्रकाश नारायण ने भी भारतीय संविधान सभा में जो संविधान प्रारूप समिति बनी थी उसका जो है आलोचना किया कि नहीं, ये सही नहीं है, ये प्रेरक नहीं है, ये बेढंगा संविधान बनेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में पार्टी के विधानसभा के सदस्यों जो कांग्रेस के टिकट में ही लड़े थे, कांग्रेस के से इस्तीफा दे दिया, पुनर्चुनाव में भाग लिए, हालांकि वे चुनाव हार गए थे। इस तरह हम देखते हैं कि कई एक तरह की बातें होती है कि स्वतंत्रता के आसपास वैचारिक स्तर पर मतांतरण था की स्थिति थी, कई तीव्र प्रतिरोध की स्थिति थी और तीखी वैचारिक बहस भी देखी जा रही थी और इन सब बहस का असर संविधान पर पड़ा, क्योंकि संविधान निर्माण उसी समय चल रहा था। आगे देखते हैं हम लोग 2.10 से भारतीय संविधान सभा का लक्ष्य संकल्प। हम देखते हैं कि अपने भारतीय संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो संकल्प निर्धारित किए गए, उस सभा की कार्रवाइयों में प्रकट हुआ, शुरुआती चरणों में पारित किया गया और हम ये देखते हैं जब भारत का संविधान बना, एक स्वतंत्र संविधान, एक गणतंत्र का संविधान का वचन दिया गया और यहाँ पर समग्र सत्ता ऐसा महसूस किया गया कि वह जनता में से निकलेगी, जनता में से ही निहित होगी और भारत के सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी मिली, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उन्हें न्याय मिलेगा, हर तरह का न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, हर तरह का न्याय मिलेगा, अवसर की समानता होगी, कानून का शासन होगा, कानून के समक्ष समानता होगी, विचार हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, पूजा हो, व्यवसाय हो, हर तरह की आजादी होगी। कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन संघ एवं कार्रवाई की स्वतंत्रता की जाएगी। सरकार पब्लिक के लिए होगी, जनहित में सारे काम किए जाएंगे और जनता से अलग कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक होंगे, जो पिछड़े होंगे, जो जनजातीय इलाके के होंगे, उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, उन क्षेत्रों के लोगों का विकास किया जाएगा, उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराए जाएंगे। इस तरह की बातों को, इस तरह की कल्याणकारी भावनाओं को, इस तरह की उदारवादी भावनाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम इसका घटक देखते हैं कि वहां पर दिया गया और मौलिक अधिकार के माध्यम से लोगों को तमाम अधिकार उपलब्ध कराए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से जो बचे हुए बातें रह गई थी, इसे सरकार अपनी सुविधा अनुसार प्रदान करेगी पब्लिक को, इस बात की व्यवस्था की गई।